रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल 4.5 एनर्जी के हवाले से बात करेंगे। पिछले दो आर्टिकल्स में हमने देखा कि वर्क क्या होता है, हमने देखा पावर क्या होती है। अब आज हम एनर्जी के हवाले से बात करेंगे। तो एनर्जी किसी भी बॉडी में वो कैपेसिटी होती है टू डू वर्क, यानी कोई काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी का नाम देते हैं। अब कैपेसिटी टू डू वर्क का मतलब ये होगा कि उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो कुछ वर्क कर सके। और अगर हम मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे कि वो बॉडी लाजमी तौर पे कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर सकता है जब वो किसी दूसरी बॉडी पर एक्ट करेगा टू डू सम वर्क। अब मैकेनिकल एनर्जी को भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की, तो जहाँ पे मोशन, फोर्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कि जब किसी भी बॉडी में कोई मोशन है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी पाई जाती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर बॉडी का मास m है, वेलोसिटी v है, तो वी कैन से दैट 1/2 mv² इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर बॉडी एक कंस्ट्रेंट स्टेट में है, रुका हुआ है, लेकिन इस तरह कि वो मजबूरन वहाँ पे रुका हुआ हो, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब कंस्ट्रेंट स्टेट से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर इस वक्त यहाँ पे है, ये अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये नीचे की तरफ जाएगी। अब इसको यहाँ से नीचे की तरफ इस पर एक मुसलसल फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन मेरे हाथ की वजह से इसको यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड द कंस्ट्रेंट स्टेट। अब किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठा के रखते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र नहीं आ रही एनर्जी, इसी वजह से हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे एक स्प्रिंग को अगर हम दबा के रखें तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, और दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उस वर्क की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर देखें तो ये होता है mgh। m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h इज़ द हाइट। मतलब ये कि फ़र्ज़ करें कि हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है जो कि ज़मीन से इसकी हाइट h के बराबर है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि इस बॉडी का मास अगर m है तो उस सूरत में इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी। ये असल में वो वर्क होगा जो हमें यहाँ से बॉडी को उठा के यहाँ तक लाने के लिए करना पड़ रहा है। इसी तरह अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें तो वो हमारे पास 1/2 kx² होती है, वेयर k इज़ द इलास्टिक कांस्टेंट, x इज़ द एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग। क्योंकि अगर हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ता है, वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे फोकस करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है किस रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई आदमी कहता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, तो वो जब तक ये नहीं बताएगा किसके लिहाज से 10 जूल है, उस वक्त तक हम इसके बारे में कंफर्म नहीं होंगे। हो सकता है कि ये हमारे पास दो डिफरेंट रेफरेंस लेवल्स हैं, तो इसके लिहाज से उसकी एनर्जी और होगी पोटेंशियल एनर्जी,
और अगर इसके लिहाज से देखेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी और होगी, तो हमें बताना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिहाज से है। तो इस वजह से हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आमतौर पर रिलेटिव एनर्जी का नाम देते हैं। यानी जो हम वर्क कर रहे होते हैं, यहाँ से मैं अगर एक ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ तक लेके आता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैंने अगर 3 जूल वर्क किया यहाँ से यहाँ तक, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में 3 जूल का इजाफा होगा। यहाँ पे जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो असल में ये mgh आप कह सकते हैं कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही कहलाती है। अब एनर्जी का यूनिट वही जूल होंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि जितना वर्क हम कर रहे हैं वही असल में एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी आपस में इंटरलिंक्ड है। इसको हम देखेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर। ये हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जब भी हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी में चेंज आती है। ये चेंज काइनेटिक एनर्जी में भी हो सकती है, ये चेंज पोटेंशियल एनर्जी में भी हो सकती है, और बाद सूरतों में, दोनों सूरतों में हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि हम इसके लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vi, और इस पर फोर्स F अगर एक्ट करे, यानी फोर्स F एक्ट करे और डिस्टेंस d के दौरान वो यहाँ पे पहुँचे और इसकी वेलोसिटी vf हो जाए, तो उस सूरत में उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आई vi से vf, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। क्योंकि जब भी बॉडी पर फोर्स लगती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी में चेंज कर सकता है। तो बॉडी का यहाँ से यहाँ तक पहुँचना इस फोर्स की वजह से, जबकि उस दौरान डिस्टेंस d या डिस्प्लेसमेंट d था, तो हम उसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as, आप इस s की जगह d डायरेक्ट पुट कर देते हैं, विल बी इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। अब 2a इंटू डी बराबर vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर है, और इसको मैं d लिख देता हूँ 1/2a vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। ये हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स ड्यूरिंग विच vi चेंजेस टू vf। अब अगर यहाँ से अगर हम इक्वेशन f इज इक्वल टू ma की बात करें, क्योंकि जब फोर्स f लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है अगर उसका मास m हो, तो यहाँ से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 अगर कह दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो इक्वेशन 1 को 2 पर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सूरत में ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी f इंटू डी, और राइट हैंड साइड ma इंटू 1/2a vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर के बराबर होगी। तो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, f इंटू डी विल बिकम दी वर्क डन। ये वो वर्क है जो इस फोर्स की वजह से हुआ जिससे बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट d के दौरान वेलोसिटी vi से vf में कन्वर्ट हुई। तो यहाँ पे 1/2m vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर आ गया, और अगर देखा जाए तो 1/2m vf स्क्वेयर माइनस 1/2m vi स्क्वेयर बन जाएगा ये वर्क डन। अब इस वर्क डन में की सूरत में ये हिस्सा अगर देखें तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, और ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो वी कैन से दैट द वर्क डन is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy, that is the change in kinetic energy। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी पर जितना वर्क हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर है, एंड दिस इज कॉल्ड दी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो इस टॉपिक में हमने ये देखा कि एनर्जी क्या है और एनर्जी
को वर्क के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है, यानी किसी भी बॉडी पर जितना वर्क किया जाए वो उसकी एनर्जी में चेंज का बायस होता है। होप आप लोगों को आर्टिकल की समझ आ गई होगी। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।